नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक बहुत चौंका देने वाली जो खबर मिली है वह भी हम अपने आदरणीय भारतीय अवाम के साथ साझा करना चाहते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल ये बराबर ये जो अभियान चला रहा है यूट्यूब के संदेश के माध्यम से और इसके बाद अपने आदरणीय भारतीय अवाम के मध्य में जो है अपने संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच में इसी अभियान को लेकर के आएगा और उसका यानी मुख्य मतलब जो है, मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश के लोगों को भारतीयता के माहौल में और भारतीयता के सूत्र में एक करने के लिए और बांधने के लिए। और जब ये भारतीयता के सूत्र में बांधने की बात है तो जैसा कि पिछले एपिसोडों में इसको स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को भी वही इज्जत देनी है, वही उनको गले लगाना है, उनको प्रतिष्ठा बख्शनी है और वही सम्मान देना है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी वही इज्जत देनी है, वही प्रतिष्ठा बख्शनी है, वही सम्मान देना है। और अपने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में और विभिन्न भारतीय भाषाओं को बोलने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, कुछ बांग्ला भाषी हैं, कुछ तमिल भाषी हैं, कुछ पंजाबी भाषी हैं, कुछ गुजराती भाषी हैं, कुछ उड़िया भाषी हैं, कुछ मलयालम भाषी हैं, कुछ तेलुगु भाषी हैं, कुछ तमिल भाषी हैं, कुछ असमिया भाषी हैं और भी इस तरह के ये भाषा और जो बोलियां भी, जो डायलेक्ट्स हैं। तो इन सभी भारतीय भाई बहनों को एक साथ लाना है, कोई अपवाद नहीं है, सबको गले लगाना है, सबको सम्मान देना है, सबको प्रतिष्ठा देना है। ये बहुत बड़ा काम है और इसमें सभी भारतीय भाई बहनों का बिल्कुल अपेक्षित सहयोग परम आवश्यक है। इस गंभीरता को हर एक भारतीय भाई बहन इसको समझे और इस समाज को, ये जितने भी समाज विरोधी ताकतें हैं उन्होंने बहुत चोट दी है, बहुत चोट दी है।
एक तो ये GNPC सबसे खतरनाक, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसने इस भारतीय समाज को पूरा तार तार कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। सबसे पहले तो इसने देश बांटा, पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान जो है जानबूझ करके ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ये जानबूझ के बनवाए। उनके दो मंसूबे बड़े खतरनाक थे। देश तो बटा ही, हालांकि 15 अगस्त जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का दिवस है, देश को बांटने का, और या अधिक से अधिक आप कह सकते हैं सत्ता के हस्तांतरण का दिवस है। और ऐसा ही अभिलेख में भी आपको, जो सरकारी अभिलेख में माने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी आपको ये मिलेगा, सत्ता का हस्तांतरण। अब वो सत्ता हस्तांतरण जो है भारत के लिए बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी दुखद घटना है, देश का बंटना। और वो देश के बंटने, मान लिया देश अलग भी हो जाए तो उतना दुख की बात नहीं है। फिर आबादियों का जो हस्तांतरण में जो आपस में जो वैमनस्य पैदा हुई, जो मारकाट हुई, जिसको कि ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि 25 से 30 लाख लोग आपस में ही जो है कट मार करके एक जाने गंवाई हैं, और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े हैं। और इससे भी बड़ी त्रासदी कि जो पाकिस्तान अलग हुआ वो पड़ोसी की तरह कभी नहीं रहा, वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा भारत के खिलाफ हर वक्त जो है इस्तेमाल होता रहा, और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि देश बटेगा, देश तो कमज़ोर होगा ही, लेकिन भारत को एक हमेशा एक वो परपेचुअली हमेशा के लिए एक दुख देने का एक जरिया जो है वो पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ जो इस्तेमाल होगा। दोनों और यही जानबूझ करके इन सबों ने देश को बांटा। ये सब इतने खतरनाक भारत के दुश्मन और गद्दार थे मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। सत्ता तो खैर इनको हथियानी थी, तो इसी बीच में तो जो ये GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, इसका तो देश के खिलाफ गद्दारी का बहुत लंबी एक फहरिस्त है, सूची है, लिस्ट है, देश को जानना चाहिए। तो ये जो ताकतें हैं, GNPC है, वाम दल है, और जो स्थानीय जो छत्र हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RJD, TMC, JDU, JDS, शिवसेना, NCP, TDP, YSRC, DMK, AIADMK और कुछ और भी छोटे भैया हैं, अकाली। ये समाज जो हमारा भारतीय समाज है, जिसमें विभिन्न आस्थाओं के लोग रहते हैं और विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं, तो बहुत खूबसूरत समाज है हमारा ये हमारा भारतीय समाज में, जिसमें विभिन्न आस्थाओं के, हिंदू सनातन आस्था वाले भी हैं, इस्लाम आस्था वाले भी हैं, ईसाई आस्था वाले भी हैं, सिख आस्था वाले भी हैं, और आस्था वाले ये भी एक साथ हैं। और जो विभिन्न हमारी भारतीय भाषाएं हैं, पंजाबी हमारी भारतीय भाषा है, बांग्ला हमारी भारतीय भाषा है, उड़िया हमारी भारतीय भाषा है, और जो है गुजराती हमारी भारतीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं।
असमिया भी अब अपनी भारतीय भाषा है। इन भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले भी भारतीय भाई बहन हैं। तो हमारे भारतीय समाज का एक बड़ा खूबसूरत ये सम्मिश्रण है, एक सामंजस्य है। इसको इन ताकतों ने बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न किया है। ये सब जो अभी नाम लिया गया है, और इसलिए खास करके GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चकोड़ी काकस, और उसका एक अवतार है, बहुत खतरनाक अवतार, जानते का अवतार और खतरनाक होता है, एक केजरीवाल और वामदल। और इन सब को पालने वाले, रक्षा करने वाले, इनके सारे पापों को धुलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी, और चूंकि उस सत्ता में है मोदी जी, ये बहुत खतरनाक हैं वो भारतीय समाज के लिए। तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ उद्योगपतियों ने और व्यापारिक घरानों ने इनको चंदे दिए हैं। इन उद्योगपतियों से और इन व्यापारिक घरानों से भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि इन जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में जिनको ये चंदा दे रहे हैं, इनकी करतूत के विषय में ये लोग जानते होंगे। GNPC कितनी बड़ी गद्दार है, यह मुकेश अंबानी भी जानते होंगे, अडानी भी जानते होंगे, सुनील मित्तल भी जानते होंगे, और लोग भी जानते होंगे। और केजरीवाल कितना गद्दार है। और कोरोना के भी समय में क्या गद्दारी किया इसने, केजरीवाल ने। क्या ये जो है GNPC ने, GNPC की राज्य सरकारों ने कि तमाम वैक्सीन जो है उसको बर्बाद करके और अपने भारतीय भाई बहनों को जो है अपने जीवन के लिए संघर्ष, माने कोरोना की इस महामारी के महाकाल के दौरान, यानी अपने जीवन बचाने के संघर्ष और जाने भी गई। और जबकि काफ़ी वैक्सीन इन समूह ने बर्बाद भी किया, या और ख़ास करके GNPC की राज्य सरकारों ने, गहलोत की सरकार यानी 4 से 5 लाख वैक्सीन इसने बर्बाद किया। सबसे अधिक जो है बर्बाद किया ये वो उद्धव ठाकरे की जो कि इसी GNPC के साथ इसका वो संयुक्त वो सरकार है। 10 लाख वैक्सीन इसने बर्बाद किया। उसी प्रकार जो है जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ वाला, उसने बर्बाद किया। और वो जो झारखंड का है हेमंत सोरेन, उसने भी बर्बाद किया। या अमरिंदर सिंह है पंजाब वाला, इसने भी बर्बाद किया। और लोगों को अपने जीवन बचाने के संघर्ष के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, और लोगों और हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई। तो ये देश के गद्दार हैं। तो सुनने में आ रहा है कि और इन सबों को पालने वाले ये BJP और मोदी जी, यह भी देश के दुश्मन और गद्दार जरूर है, जरूर माना जाना चाहिए। जो गद्दारों को पाले निश्चित देखिए, महत्व जो है वो इस देश का है, महत्व इस जनता का है। सभी लोग इसी नज़रिए से देखेंगे तो मोदी जी भी, BJP वाले भी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, इन देश के दुश्मनों के साथ पाल करके। देखिए कहते क्या हैं, जब सुनिए तो सही, इतने बड़े अवाम विरोधी जो ये ममता पश्चिम बंगाल वाली, विजयन जो है केरल वाला, वो स्टालिन जो है वो तमिलनाडु वाला, और फिर ये गहलोत राजस्थान का, और हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड का, भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ का, अमरिंदर सिंह जो है वो पंजाब का। ये सब के सब अवाम विरोधी हरकतों में
यानी इस कोरोना की महामारी के दौरान उसमें लिप्त हैं। तो ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि मोदी जी इनसे बात कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा गद्दार तो ये है अवाम विरोधी ये केजरीवाल, मोदी जी के नाक के नीचे। तो इनसे क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी खुद इस देश को बताए हैं कि इन जो मुख्यमंत्री जो है वो बराबर जो है वो कोवैक्सीन को बर्बाद करके रेमडेसिविर जो मैंने ये रेमडेसिविर जो बिल्कुल यानी वो जीवन रक्षक दवाई है उसको तबाह उसको सब फेंका है। इसके मंत्री अमरिंदर सिंह जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, उसका मंत्री जो है वो डर के बारे की पकड़ा न जाए, काफ़ी रेमडेसिविर जो है वो नहर में फेंकवा दिया। तो ऐसे अवाम विरोधी ये राज्य सरकारों हैं, और वो सभी अवाम विरोधी सरकारें जो है वो जीएनपीसी की हैं। इनसे ये मोदी महोदय यानी क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं कि तुम जो है यानी रेमडेसिविर फेंक दो, वैक्सीन को बर्बाद करो, और लोगों को जो है वो जीवन बचाने के संघर्ष के लिए छोड़ दो, और जो है लोग मरते रहें। यही बात यानी यही बात करने के लिए जो है वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बताइए, प्रधानमंत्री का ये काम है कि यदि राज्य सरकारें आवाम के हित में नहीं कर पा रही हैं तो मोदी महोदय ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि सारी राज्य सरकारों को 1 सेकंड में बर्खास्त करके पूरी व्यवस्था जो है अपने नियंत्रण में लीजिए, और आवाम के हित में जो है अब लग जाइए। ये कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री का। और ये सब बहानेबाजी करते हैं कि लोकतंत्र हो, कोई व्यवस्था हो, वो देश के लिए, वो आवाम के लिए है। आवाम से बढ़ कर के लोकतंत्र भी आवाम के लिए है, व्यवस्था भी आवाम के लिए, प्रधानमंत्री भी आवाम के लिए है, देश के लिए। तो कोई तर्क आता है अरे भाई लोकतंत्र के द्वारा ये चुनी हुई सरकार है, सारी व्यवस्था इस देश के लिए है, देश के हित के लिए है, और देश हित और आवाम के हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जज्बा हो, वो मंशा हो, वो साफगोई हो, और आपकी नीयत साफ हो, तब जाकर के ये चीज़ें अस्तित्व। तो इस प्रकार मोदी जी भी जो है और बीजेपी वाले भी इस हमारी आवाम के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इन देश के दुश्मनों को पाल करके उनकी गद्दारी और पापों को धुल करके उनकी रक्षा करके उनके आगे घुटने टेक करके, और तो और ये बात जो है उनके मन की निकल आ रही है कि लोकसभा में जब वो अपने मन के अंदर दबी हुई बात को कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मज़े लीजिए। इसका मतलब है कि जब तक मोदी हैं तब तक देश के साथ गद्दारी करते रहिए, देश के साथ खिलाफत करते रहिए, आवाम को इस तरह से जो है वो मरते हुए छोड़ दीजिए, और देश के साथ गद्दारी करते हुए आवाम को जो है हिंसा है, आगजनी है, तोड़ फोड़ है, उसका शिकार बनाते रहिए, आवाम को भी और देश को भी। तो ये मोदी जी ने खुला एक निमंत्रण दिया लोकसभा में ये बोल करके कि जब तक मोदी है तब तक मजे नहीं। तो जान लीजिए मोदी जी इस देश के खिलाफ कितने खतरनाक यानी उनकी मंशा है। तो आ जाइए, ये उद्योगपति महोदय लोग जो है सुनना है कि इनको 1000 करोड़ रुपया दिए हुए। इन उद्योगपतियों से भारतीय जनता दल नहीं कह रहा है कि आप हमको दीजिए, ना उनकी ज़रूरत भी है। ये उद्योगपतियों से ये कहना चाहता है भारतीय जनता दल कि आपके चंदे की आवश्यकता नहीं है, और पार्टी के लिए चंदा हमको लेना होगा तो मैं उसी आवाम से ही 10-10 रुपये प्रतिवर्ष ताकि उसका
लगाव भी रहेगा इन उद्योगपतियों से लेकर के देश के खजाने पर चाकू चलाना, जो कि अब तक की सरकारें करती रही हैं, वो नहीं करना है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उद्योगपतियों को महत्व नहीं देना, महत्व दिया जाएगा। यदि भारतीय आवाम ताकत दल की सरकार आती है तो उद्योग और उद्योगपतियों को महत्व दिया जाएगा, लेकिन उनको ये कहा जाएगा कि जितना भी ड्यू टैक्स है, जितना भी आपको माने वो अब इनकम टैक्स माने आयकर है, वो पूरा भरिए। और हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है, और हमारे तमाम और भी पिछड़े झारखंड के इलाके तमाम है, पश्चिम बंगाल में कई इलाके हैं पिछड़े इलाके, और भी जगह में महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्र हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के भी क्षेत्र हैं, केरल में भी कई पिछड़े क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में उद्योग आप लगाइए। बाहर से भी कंपनियां हैं आएंगी, उनको भी कहा जाएगा उन क्षेत्रों में लगाइए। और जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेलवे लिंक, रोड लिंक, एयर लिंक, वाटर, पानी, बिजली, सब कुछ जो उद्योगपतियों को मिलेगा। सब कुछ क्लियरेंस जो है वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, सब कुछ मिलेगा सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा। आपको किसी को जो है वो पैसा नहीं देना। लेकिन बात इस पर आ जाइए, आपने इन गद्दारों को जो है चंदा दे करके बहुत बड़ी गद्दारी आपने की है। और ये भारतीय जनता दल आपको याद दिलाना चाहता है कि आप महोदय लोग उस गांधी को तो चंदा दिए थे, ये तो पता है हमको है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए आपने क्या किया है, इस आईने में भी ज़रा देखिए। उसमें सिर्फ एक जो है वो या गुजरात का जो व्यापारी था, वो सैयद अब्दुल्ला खान, जिसने 1 करोड़ रुपया दिया था हमारे वो सुभाष चंद्र बोस जी को आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए। और बाकी और भी उद्योगपति जो है वो आगे नहीं आए। ये इतिहास है। तो कोई मन में घृणा नहीं है, लेकिन ये जो है एनपीसी कितनी बड़ी गद्दार है, यह मुकेश अंबानी को भी जानना चाहिए, अडानी को भी जानना चाहिए, सुनील मित्तल को भी जानना चाहिए। जिन गद्दारों की पहचान भारतीय आवाम ताकत दल करवा रहा है, देश की जनता समझ रही है, आप उसको चंदा अब दे रहे हैं। इस तरह से चंदा देना देश के साथ गद्दारी है। अंबानी महोदय, अडानी महोदय, सुनील मित्तल आदि महोदय से भारतीय आवाम ताकत दल कर, ये बहुत दुख की बात, बहुत ही दुख की बात है। जिसको समाप्त करने के लिए कि ये खतरनाक काले अंग्रेज हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने ये बताया हुआ है, और जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल जो है ये अभियान वो चला रहा है, आप उसको चंदे आप दे रहे हैं। और इसलिए नहीं कि वो चंदे जो है भारतीय आवाम ताकत दल को चाहिए, आपकी जनता जो हरगिज नहीं चाहिए। भारतीय आवाम ताकत दल की सरकार आएगी तो आप देखिएगा। तो और यही नहीं तो 500 करोड़ इसको मिला है, 1000 करोड़ जो है इसको मिला है बीजेपी को, जो इन सारे गद्दारों को पाल रही है। 50 करोड़ साथ सुना है कि इसको भी मिला है, इस गद्दार जो है वो केजरीवाल को। तो हमारा और भारतीय आवाम ताकत दल का इन उद्योगपतियों से और व्यापारिक घरानों से एक निवेदन है कि देशभक्ति का, आवाम परस्ती का थोड़ा आप भी फर्ज निभाइए। इन देश के दुश्मन, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाइए कि इन देश के दुश्मनों को चंदा आप दीजिए। अब इससे अधिक जब आपके बीच में आएंगे आपको समझाएंगे कि इन देश के दुश्मनों को चंदा दे करके जो है जो ये गद्दारी कर रहे हैं और देश के अवाम को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अरे इतना पैसा यदि आप अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए आप करते तो भी कुछ गनीमत होती। आप इन देश के गद्दारों को जो है आप चंदा आप दे रहे हैं।
और भारतीय जनता दल की सरकार आती है तो निश्चित इसको बहुत गंभीरता से लेगी, बहुत गंभीरता से लेगी। इन देश के जेएनपीसी को ये चैनल वाले वो दिखाते फिरते हैं। ये चैनल वाले आज तक नहीं माने कि जेएनपीसी इस देश की गद्दार है। चैनल वाले आज तक नहीं माने कि राहुल इस देश का बहुत खतरनाक वो गद्दार है। उसके हर बात को दिखाते रहते हैं। बीजेपी वाले कभी भी राहुल को गद्दार नहीं मानते। बताइए, हर वक्त जो देश के खिलाफ जो है उसकी गतिविधि चलती रहती है, बीजेपी वाले उस राहुल को गद्दार नहीं मानते। बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अब यूट्यूब देखिए, सिर्फ राहुल को पप्पू साबित करने के लिए तमाम जो है जो अब आप देखेंगे। ये राहुल को गद्दार मत मानिए कि राहुल नासमझ है, अपरिपक्व है, इमेच्योर है, बेसहूर है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन इस देश के लिए खतरनाक और न तो गद्दार है, न तो देश विरोधी है। ये साजिश और दूसरे जो है बड़ी साजिश। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जितनी ताकतें हैं जो कि देश के खिलाफ लगी हुई हैं, ये मोदी विरोधी है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है देश के दुश्मनों को बचाने की, बीजेपी और मोदी जी के द्वारा। तो ये जो इस तरह से चंदा देना इन देश के दुश्मनों को, और ये भारतीय जनता दल ही नहीं कर रहा है, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह बता के गए हैं। ये काले अंग्रेज हैं, भारतीय समाज को तोड़ने वाले, और भारतीय समाज को तोड़ करके सत्ता और वोट हथियाने वाले जो है ये काले अंग्रेज, उन सफ़ेद अंग्रेज़ों से बहुत अधिक वो खतरनाक हैं। और इनका और भारत राष्ट्र को यदि यदि निर्माण करना है या उसको मजबूत करना, आगे बढ़ाना है, तो इन ताकतों का समूल नाश भारत की पावन धरती से होना एक पूर्व शर्त है और अनिवार्य है। यह बात अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, सुनील मित्तल जैसे लोगों को भी जानना चाहिए। इसलिए कि देश से प्रेम और अपनी इस मिट्टी से प्रेम, अपने वतन से प्रेम उनको भी आना चाहिए। और ख़ास करके शहीद आजम भगत सिंह की इज्जत शायद वो भी करते होंगे और उनको भी करना चाहिए। तो ये उन्हीं का आदेश है। तो ये बात सुनने में आई। अब कुछ ये जो पार्टियां हैं, माने जो ताकतें हैं, माने भारतीय समाज विरोधी, उनकी कुछ गतिविधियों का जब से ये भारतीय जनता दल भारतीयता के माहौल के लिए जो कोशिश कर रहा है, कम से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके प्रतिक्रिया के नमूने से आपको ये पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या है, इसकी फितरत क्या है, और वो हमारे भारत राष्ट्र के लिए और भारतीय समाज के लिए कितना घातक है, कितना खतरनाक है। जेएनपीसी के कुछ नेता और क्रानीज या चमचे खा लीजिए या उसको नेता जो भी है, कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है क्यों जो है वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह इत्यादि को क्यों सामने ला रहे हैं। हमने तो इनको दबा के रखा था। तो देश इनसे पूछे कि आपने इनको दबा के क्यों रखा था। जिन्होंने अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए, तो आपने इनको दबा के क्यों रखा था। और इन गद्दारों को मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आपने पूरे देश में जो एक हुआ कि एक जो है वो राष्ट्रपिता और सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी, दूसरा जो है चाचा के रूप में पूरे माहौल और पूरे दिमाग में क्यों घुसा था। और भारत के हर गली में, कूच में, पत्थर में
और भवन में, हर संस्थाओं में गांधी का, नेहरू का, गांधी का, नेहरू का और उनके अंडे बच्चों का क्यों कर रखा था? तो ये हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इन कांग्रेसी चमचों से ये सवाल जरूर करें। अच्छा, और इसके पहले तो वो धमकी दिया करते थे कि हम देख लेंगे, भारतीय जनता दल को देख लेंगे, पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा। धमकी, जिसके पास कोई तर्क नहीं होता ना, वो इसी तरह की गुंडा मवाली की भाषा का प्रयोग करता है। और ये अपराधियों गुंडों की पार्टी है भी जेएनपीसी, ये भी जान लीजिए। तो उसी भाषा में पहले वो धमकी दिया करती थी, और आजकल वो दम भरती है कि हम तो सत्ता में लौट आएंगे। और इधर 2 दिन पहले शायद भारतीय जनता दल के किसी पदाधिकारी से बात करते हुए ये सुना गया है कि वो कह रहा है कि अरे यदि हम हैं, यानी हमने जेएनपीसी है, तभी बीजेपी है, तभी सारी पार्टियां। और शायद वो कह रहा था कि शायद यूट्यूब वाले सर को मालूम नहीं है। तो मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमको सब पता है कि जेएनपीसी की क्या फितरत है, और जेएनपीसी के साथ चिपकने वाले, जेएनपीसी के साथ घूमने वाले, उनकी क्या फितरत है। और इन्हीं की उपज है, इन्हीं की ब्रीड है, इन्हीं के वो डिजेनरेटिव्स हैं, पता है। इसलिए तो बगैर अपवाद के अपने शहीद आजम भगत सिंह के आदेशानुसार ये सारे काले अंग्रेजों का समूल खात्मा, समूल समाप्त करना है, सीधी बात है। और वो खात्मा न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई है, न कोई हिंसा है, न कोई आंदोलन है, सिर्फ ईवीएम मशीन पर, सिर्फ मतपेटी पर। वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, इसी को कहते हैं। ये तो है। और यही निवेदन, यही अभियान, यही जागरण भारतीय जनता दल कर रहा है। तो अब जागृति जो है भारत के कोने कोने से हो रही है। अब इसको थोड़ा संसाधनों के साथ किया जाए, तब इसमें और गति आएगी। और जिसके लिए तैयारी कर रहा है, बस ये कोरोना का थोड़ा सा उसे खतरा, उसकी गंभीरता थोड़ी कम हो जाए। तो इसलिए कि इसमें तो अपनी आवाम का भी खतरा है कि यदि वो एक साथ में होंगे तो कोरोना का खतरा आ सकता है। और हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, उनके लिए खतरा है। तो इस खतरे को देखते हुए मैंने जो ही ये कम होता है तो हम लोग आएंगे। तो ये इनका है। और भारतीय एकता से इनको बड़ी तकलीफ है, इनको सभी को। तो जरा इसकी वो कल्पना करिए ना कि आप, माने हमारी आवाम बिखरी रहे और बिखर करके कमज़ोर होती रहे, और ये आपको बांट करके जो है अपनी सत्ता और वोट हथियाने की साजिश में कामयाब होते रहें, यही ये चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप एक हो। आपको बांटने में, आपको बांट करके कमज़ोर करने में ये सब एक हैं, एक साथ हैं। जरा समझ लीजिए, ये बीजेपी, जेएनपीसी, वाम दल और जो है वो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, और जो है आपकी आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना और ये टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, सब जो है आपको बांटने में ये सब एक साथ है, आपको कमज़ोर करने में एक साथ है, और आपको बांट कर कमज़ोर करने में ही इनकी साजिश है। तो अब तो स्पष्ट है कि अब तो जो लड़ाई है हमारी आवाम में और जो बांटने वाली शक्तियों में है।
अब ये फैसला अब ये करना है कि भाई इनकी साजिश चलती रहे कि आप इनकी साजिश से निजात पा करके आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, देश की ज़रूरत के अनुसार माने वो सरकार बनवाएं, लोगों को चुन करके लोग भेजें। ये फैसला आपको अब करना है कि इनकी साजिश का शिकार बनते रहें, जो कि है कि आपको हमेशा बांट करके रखते हैं, या आप एक होइए और एक हो करके जो आपकी ज़रूरत है कि ऐसी सरकार आए जो आपको भारतीयता के माहौल में आपको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए आपको निष्पक्षता के साथ और पूरी दक्षता के साथ, सख्ती और अनुशासन के साथ और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ आपकी सेवा करे बगैर किसी भेदभाव के। तो ये फैसला आपको करना है कि इनकी साजिश का शिकार होना है या ये। तो जैसा कि बताया गया कि भारतीय एकता का जो सबसे माने मार्मिक पहलू है, या मान लीजिए भारतीय एकता एक शरीर है मान लीजिए, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका जो मेरुदंड है, जो बैकबोन है, वह हिंदू मुस्लिम एकता है। ये बहुत जरूरी है। और ये गुत्थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम तोड़ने के लिए बहुत खतरनाक साजिशें चल रही हैं। एक तो अब इस संबंध में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है, उन पर विशेष चारों ओर से आक्रमण। एक तो उनका शोषण करने वाली ये जेएनपीसी, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए, और जो है झूठ और अफवाह का शिकार वो बनाने वाली। और इसने कभी भी इज्जत नहीं दिया है, कभी जेएनपीसी ने कभी भी हमारे इस जो तबका है, हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज, इसको जेएनपीसी ने कभी जो है कभी भी इज्जत नहीं दिया है। बोलो, और अब चूँकि एपिसोड चूँकि लंबा हो जाएगा, मौलाना आज़ाद, और यही नहीं बल्कि अब एक जो आवश्यक प्रश्न उठ सकता है कि भाई मान लीजिए ये दोनों गद्दार जो है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा तांडव कर रहे थे देश को बांटने का, तो बाकी लोग जो है या उसकी मंशा को जब उसके साथ में रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल जो उनके साथ रहे, तो क्या इनकी मंशा को पढ़ नहीं पाए? नंबर एक सवाल। दूसरा, जब ये तांडव कर रहे थे तो इनकी तांडव के आगे ये लोग झुके क्यों? ये भी एक सवाल है। ये एक स्वाभाविक सवाल है। और तीसरा सवाल है कि जब जिन्ना साहब ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो है दावा ठोका था, तो क्यों ये भारत के एक टुकड़े पर वो शांत हो गए? ये भी एक सवाल है। तो अब चूँकि जिन्ना साहब तो है नहीं, ने तो सवाल किया जाता है कि जब आप भारत के प्रधानमंत्री का दावा आपने ठोका था, दावा किया था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, तो आपको उसी पर जो है कायम रहना चाहिए था, किसी टुकड़े पर जो है आपको शांत नहीं होना था। ये सवाल तो बनता है। तो लेकिन इस सवाल के जवाब में कि हमारे ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जेबी कृपलानी के रहते ये कैसे जो है ये देश विभाजन का जो तांडव सब करते रहे, देश बांटे और सत्ता हथियाया, ये कैसे ये लोग झुक गए? बात सही है।
इसका सीधा उत्तर आपको नहीं मिल सकता और ना हम दे सकते हैं, लेकिन इसका एक पैरेललिज्म, समानांतर एक घटना आपको याद दिलाते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। ये उसी तरह की घटना है, जबकि महाभारत को याद करिए, बहुत पहले महाभारत में सभ्यता भी बहुत विकसित थी और वो प्रभु कृष्ण भी उस जमाने में थे, और त्रेता युग की बात है, जब जुआ में हार करके जो महारानी द्रौपदी को बुला करके उनको नग्न करके अपमानित करने की बात आई, उसी सभा में वो महारथी भीष्म थे, उनके परदादा के परदादा और गुरु द्रोणाचार्य भी थे, गुरु वो कृपाचार्य भी थे, वो धनुधर जो है वो कौन था, वो कर्ण भी था, और ये पांचों पांडव थे। इनके सामने जो है वो घोर अपमान महारानी द्रौपदी का होने जा रहा था, और वो तो कहिए प्रभु कृष्ण ने लाज बचाई और बहन के रूप में उनकी रक्षा किया प्रभु कृष्ण ने। लेकिन यदि वो रक्षा ना करते तो क्या हो जाता उस जमाने में, और आज भी क्या कल्पना कर सकते हैं किसी सभ्य सभा में ऐसा वो मुमकिन होगा? तो जो लोग इतने बड़े यानी घोर अपराध के आगे जिन लोगों ने सर झुकाया, जो है महारथी भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, वो कर्ण जो है, और जो ये पांडव लोग हैं, सबकी दुर्गति हुई है। भीष्म जो है 6 महीने तक जो है वो मृत शैया पर पड़े रहे, और बाण पूरे उनके शरीर को वो छेद गए थे, लेकिन उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। और वही उसी दशा को जो है गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जो इतना बड़ा दानवीर था और महारथी था, वो भी इसी दशा को प्राप्त हुआ। तो ऐसा है, आप किसी भी इतने बड़े अन्याय के आगे यदि आप झुकेंगे, आपको दंड मिलेगा। और यही हश्र हुआ कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये लोग जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के आगे के तांडव के आगे जो ये लोग नतमस्तक हुए। हालांकि इन लोगों ने मिलकर के भारत का संविधान बनाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अप्रतिम इम्पेरियल एक संविधान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन गद्दारों के आगे जो भारत विभाजन का जो इतना बड़ा विनाशकारी तांडव इन सब ने किया, उसके आगे ये लोग झुक गए और विरोध किया भी। तो एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक दिखावा, और ये पूरा डट गए होते तो ये सब वो कर भी नहीं पाते। तो इसका दंड मिला है। सरदार पटेल कैसे अपमानित हुए इस गद्दार नेहरू के द्वारा, ये भी देश ने देखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिगत रूप से जब वो बीमार हुए, बीमार पड़ना हुए, व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार इस नेहरू के द्वारा अपमानित हुए, ये देश ने देखा है। अंबेडकर जी को चुनाव में हराने के लिए ये गद्दार नेहरू जो है प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से उनको अपमानित किया, ये भी देश ने देखा है। और मौलाना आज़ाद के भी उसने इस गद्दार नेहरू ने या JNPC वालों ने मौलाना आज़ाद को भी नहीं बख्शा, ये सभी लोग जान लें। तो देखिए, सिर्फ वोट के लिए यह जो है JNPC हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लुभाती रही, बहकाती रही, फंसाती रही अपने जाल में। देखिए, कभी भी जो हमारे इसी समाज के जो
अग्रणी थे, जिनका नाम होना चाहिए था, कभी भी इसने नाम आगे नहीं किया। और ख़ास करके मौलाना आज़ाद की जो आत्मकथा है, आत्मकथा जो जो उनके संग्रहालय और म्यूजियम में उन पन्नों को JNPC ने गायब कर दिया। देखिए, ये सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। जो लोग इसको जानते हैं उन्हीं को मैंने इसकी जानकारी है कि इन JNPC वालों ने मौलाना आज़ाद की आत्मकथा से, जो उनकी पांडुलिपि थी, जो उन्होंने खुद लिखा था, उस आत्मकथा के मौलिक मैंने पुस्तक से उन पन्नों को गायब कर दिया, जिन पन्नों में इन्होंने कुछ गांधी की और इन JNPC वालों की असलियत लिखी थी, जिससे काफ़ी इनका भेद खुल जाता। तो उन पन्नों को भी JNPC वालों ने गायब करवा दिया है मौलाना आज़ाद के आत्मकथा वाली पुस्तक से। तो ये भी है, ऐसा नहीं है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि JNPC ने हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की उन हस्तियाँ जो कि मुल्क के लिए जो है काफ़ी मैंने वो सिरमौर रही हैं, उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया। जैसे आज़ादी की जंग के समय सैफुद्दीन किचलू साहब, और उस महान हस्ती के विषय में देश को जानना चाहिए कि सैफुद्दीन किचलू साहब और सत्यपाल, ये दो वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। और जो कि 1919 का जो राउलट एक्ट था, उसी के विरोध में ये बंद हो गए थे वहाँ के जो जलियांवाला बाग के जेल में। उन्हीं को छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन जो है ये कभी भारतीय भाई बहन और पंजाब से हमारे सिख आस्था वाले और पंजाब के लोग, पंजाब के भारतीय भाई बहन इकट्ठा हुए थे बैसाखी के दिन। और उसी दिन जो है वो जनरल डायर के आदेश से जलियांवाला बाग वाली हत्या हुई है। तो यही दो सेनानी थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की जो अपने देश के प्रति देशभक्ति की जो माने क्या कहते हैं कि प्रतिबद्धता या कटिबद्धता कर लीजिए, कमिटमेंट या कट्टरता भी कर लीजिए, देशभक्ति की वो कट्टरता उस स्तर के हमारे इस्लाम आस्था से भी हुए हैं। कौन जो है, जो मैंने बता दिया कि वो सैफुद्दीन किचलू साहब तो ही हसरत मोहानी साहब और शौकत अली साहब और मोहम्मद अली साहब। लेकिन इनका नाम कभी इसने JNPC ने आगे नहीं किया। सिर्फ ये जिन्ना को ही आगे वो करती रही, क्योंकि जिन्ना पर ये पॉलिटिक्स खेल सके। और जिन्ना की भी असलियत यह थी कि वो पाकिस्तान की मांग कभी नहीं की है। कभी उन्होंने कहा भी होगा तो अपनी बार्गेनिंग पावर को करने के लिए। और उनकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था तो भारत के किसी टुकड़े पर जो है उनको शांत नहीं होना था। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी है। अब उसके और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार और भी हमारे देश की जो विभूति हैं, अब्दुल हमीद को सम्मान देने वाले वो शास्त्री जी थे, JNPC नहीं थी। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश वो मोहम्मद हिदायतुल्ला को किस तरह से अपमानित किया था इस गद्दार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की क्षमता में, जबकि वो उपराष्ट्रपति थे चुने हुए, उनका अपमान किया था। इसलिए APJ अब्दुल कलाम का जिस तरह से इसने अपमान करवाया इस JNPC ने, वो गद्दार वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा, तो देश ने देखा कभी भी जो वो हस्तियां जो कि हमारे देश का सिरमौर हैं और जिन पर पूरा देश नाज करता है, उसको इस JNPC ने
माने जो कि हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे, उनको हमेशा अपमानित किया। तो इस तथ्य को भी पूरा देश जाने और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जाने। ये सिर्फ वोट के लिए आपको भुलावा देती थी और आपको कभी भी सम्मान और आपको इज्जत की ज़िंदगी, सुख की ज़िंदगी देने के पक्ष में कभी नहीं थी ये बीएनपीसी। और ये तो देश को ही धोखा देती है, तो आपके साथ क्या करेगी। खैर, अब ये एपिसोड क्योंकि लंबा न बन पाया, तो इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।